Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हमने मौर्यन एम्पायर की राइज देखा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, अशोका और उसके धम्मा को समझा और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर कर लिया। आज हम मौर्यन एम्पायर के फाइनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि किसी एम्पायर को ग्रेट क्या बनाता है? सिर्फ पावरफुल आर्मी या बड़े टेरिटरी या फेमस रूलर? इन सब में से कोई नहीं। एक एम्पायर तब ग्रेट बनता है जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, उसकी सोसाइटी स्टेबल हो, आर्ट एंड कल्चर फ्लोरिश करे और गवर्नेंस इफ़ेक्टिव हो। और आज हम एग्जैक्टली यही देखेंगे और फिर समझेंगे कि इतनी पावरफुल एम्पायर कोलैप्स कैसे हो गई। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इकोनॉमी, द बैकबोन ऑफ एम्पायर, इसको समझते हैं। क्लास, ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ब्लड चाहिए, वैसे ही एम्पायर को सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमी चाहिए। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो मॉडर्न एम्पायर की फाउंडेशन थी एग्रीकल्चर। मोस्ट पीपल फार्मर थे, मेन क्रॉप था वहाँ का राइस, वीट, बार्ले, पल्स। आयरन प्लॉ यूज़ होते थे, सीड, मैन्योर और इरिगेशन का भी यूज़ होता था। अब एक एग्जांपल लो, आज भी इंडिया की इकोनॉमी का लार्ज पार्ट एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। मॉडर्न पीरियड में तो एग्रीकल्चर और भी इम्पॉर्टेंट था। इरिगेशन की बात करें तो क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर बिना वाटर का पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना। इसीलिए मॉडर्न रूलर्स ने वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स ये सब बनवाए थे। गवर्नमेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट मॉनिटर करती थी, एग्जैक्टली लाइक मॉडर्न गवर्नमेंट जो डैम बनाती है, कैनाल बनाती है आज के टाइम पे। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें क्लास, तो मॉडर्न इंडिया में आइसोलेटेड नहीं थे। ट्रेड फ्लोरिश था, इंटरनल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड था और दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। ट्रेड रूट्स कनेक्ट करती थी इंडिया को सेंट्रल एशिया से, पर्सिया से, साउथ इंडिया से। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो तमरालिप्ती थे, उसके बाद सोपारा था, मुजीरिस थे, ये सारी चीज़ें थी। सो थिंक अबाउट इट, 23 ईयर्स अगो इंडिया ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पार्ट था। इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर पीरियड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, सॉल्ट प्रोडक्शन, हैंडक्राफ्ट ये सब डेवलप थे। स्किल्ड आर्टिशियंस हाईली रिस्पेक्टेड थे। आज जैसे इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स वैल्यूड होते हैं, वैसे ही उस समय पे क्राफ्ट्समैन वैल्यूड होते थे। माइंस एंड मेटल्स की बात करें तो माइनिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, जैसे कि गोल्ड माइनिंग, सिल्वर माइनिंग, कॉपर माइनिंग, आयरन माइनिंग, लीड माइनिंग, ये सब होता था। स्टेट के माइंस पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल थे, बिकॉज मेटल्स मतलब वेल्थ प्लस वेपन, ठीक है। कॉइन्स एंड वेटेज की बात करें तो ट्रेड स्मूथ कैसे होता था? स्टैंडर्डाइजेशन से। पंच मार्क्ड कॉइन यूज़ होते थे, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स भी एग्जिस्ट करते थे। ये इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। सेकंड है सोसाइटी, अ वेल स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी। अब इकोनॉमी के बाद सोसाइटी समझते हैं। सोशल स्ट्रक्चर सबसे पहला, वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन हिस्टोरियंस बिलीव करते थे कि लेटर पीरियड के कंपैरिजन में, जो लेटर वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिजल्ट नहीं था। यहाँ पे डिफरेंट ऑक्यूपेशन अवेलेबल थे, पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। विमेन इन सोसाइटी की बात करें तो क्वेश्चन है कि क्या विमेन कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड थी? नहीं, विमेन एंजॉय करती थी रिस्पेक्टेबल स्टेटस। कुछ विमेन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन में रोल्स करती थी वो, उनका कुछ रोल होता था। पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करती थी। मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र दोनों विमेन की प्रेजेंस मेंशन करते हैं। स्लेवरी की बात करें तो क्लास मॉडर्न सोसाइटी में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, बट ग्रीक स्लेवरी जैसे लार्ज स्केल सिस्टम नहीं थे उस वक्त। ग्रीक में बहुत अलग लेवल पे स्लेवरी होता था। स्लेव्स की बात करें तो बॉट करना, सोल्ड करना, गिफ्ट करना, मतलब स्लेव्स को तो ऐसे सामान की तरह यूज़ करते थे कि ख़रीद लिया, बेच दिया टाइप। फैमिली एंड मैरिज की बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम कॉमन था। मैरिज मोस्टली मोनोगेमस थी, सर्टेन केस में डिवोर्स भी अलाउड था। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एंशिएंट सोसाइटी होने के बाद भी कुछ लीगल फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। फूड एंड ड्रेस की बात करें तो फूड थे जैसे राइस, वीट, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन क्लोथ वाइडली यूज़ होते थे। फाइन मुस्लिन फ्रॉम बंगाल फेमस थी उस वक्त वो क्वालिटी क्लोथ की। इमेजिन एंशिएंट वर्जन ऑफ लग्जरी फैशन, है ना।
ऑक्यूपेशन की बात करें तो सोसाइटी डाइवर्सिफाइड थी, पीपल वर्क करते थे फार्मर की तरह, ट्रेडर की तरह, आर्टिशन की तरह, सोल्जर, टीचर, फिजिशियन, ऑफिशियल की तरह। अब अगर हम आर्ट, आर्किटेक्चर, द ग्लोरी ऑफ मौर्यस की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो क्लास, अगर मौर्यन एम्पायर ने सिर्फ वॉर्स जीते होते तो शायद हम आज उन्हें इतना याद नहीं रखते। उन्होंने ना मैग्नीफाइड आर्ट भी क्रिएट किया। जैसे मौर्यन आर्ट्स की अगर हम बात करें तो मौर्यन आर्ट्स की बिगेस्ट फीचर क्या थी पता है? सिंप्लिसिटी, एलिगेंस, परफेक्शन। पॉलिश सैंडस्टोन स्कल्पचर फेमस थी। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आज इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है? एग्जैक्टली लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। मतलब 2300 साल पहले पुराना आर्ट वर्क आज भी इंडिया रिप्रेजेंट करता है। अमेजिंग ना, राइट। आर्किटेक्चर की बात करें आर्किटेक्चर ना, मॉडर्न रूलर ने स्टोन आर्किटेक्चर को लार्ज स्केल पे पॉपुलर बनाया। ठीक है, जैसे फीचर्स थे, पिलर्स था, स्तूपास थे, केव, पैलेसेस। ठीक है, पॉलिश इतनी स्मूथ थी कि मिरर जैसे ना साइन दिखती थी। हिस्टोरियंस इसको कहते थे मॉडर्न पॉलिश। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सांची स्तूपा। ये मध्य प्रदेश में है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में माना जाता है। बराबर केव ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है। ठीक है, लायन कैपिटल ये नेशनल एम्बलम है। फिर है दीदारगंज यक्षी, ये ना ब्यूटीफुल मॉडर्न स्कल्पचर है, ये बिहार में है। फेमस हम मॉडर्न आर्ट्स की अगर हम बात करें तो क्लास रिमेंबर हाईली पॉलिश, इसके फीचर्स की बात करें तो हाईली पॉलिश थी, मिरर लाइक, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था, स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट्समैनशिप था, ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। अब अगर हम बात करें डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर की तो अब बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि इतना पावरफुल एम्पायर कोलैप्स कैसे हुआ? सो क्लास, हिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है कि अगर राइज हुआ तो डिक्लाइन भी होगा। तो राइज और डिक्लाइन दोनों ना नेचुरल प्रोसेस है। वीक सक्सेसर, जैसे अशोका के बाद ना रूलर उतने कैपेबल नहीं थे। स्ट्रॉन्ग लीडर्स की एब्सेंस से ना एम्पायर वीक होने लगे। जैसे एग्जांपल लो कि एक सक्सेसफुल कंपनी के फाउंडर रिटायर कर जाते हैं और वीक मैनेजमेंट आ जाती है तो कंपनी ना स्ट्रगल कर सकती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का कुछ यहाँ पे हुआ। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन वीक हो गया यहाँ। दूसरा कारण कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन हुई, प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे ना वो इंडिपेंडेंट होने लग गए और कंट्रोल जो है ना धीरे धीरे वीक होने लग गई। थर्ड है कि इकोनॉमिक बर्डन, यानी कि लार्ज आर्मी मेंटेन करना ना एक्सपेंसिव था और वेलफेयर प्रोग्राम भी एक्सपेंसिव थे। तो रिजल्ट क्या हुआ कि हैवी फाइनेंशियल प्रेशर आ गया। देन आते प्रोविंशियल रिवोल्ट, इंपॉर्टेंट प्रोविंस जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन रिवोल्ट करने लगे थे, यूनिटी वीक हो गई थी। फॉरेन इन्वेजन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट से इंडो ग्रीक अटैक शुरू किए। वीक एम्पायर ना फॉरेन प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाया। लॉस ऑफ मॉरल अथॉरिटी, अशोका के बाद ना धम्मा पॉलिसी का ना सेम इम्पैक्ट नहीं रहा। पीपल रूलर पर ना ट्रस्ट लूज करने लग गए थे। अब आता है लास्ट मॉडर्न रूलर और एंड। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें लास्ट ये दिस वन, तो लास्ट मॉडर्न किंग कौन थे? बृहद्रथ थे। 185 BCE में थे। उसके जो है ना ऑन कमांडर जैसे पुष्यमित्र शुंगा ने उसकी जो है असैसिनेशन कर दी और मॉडर्न एम्पायर ऑफिशियली वहाँ पे एंड हो जाता है। टाइमलाइन है 324 BCE टू 185 BCE। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कहीं कहीं कुछ टाइमलाइन। सो ऑलमोस्ट ना 137 ईयर्स जो है रूल था मौर्यन एम्पायर का। अगर हम मौर्यन लेगेसी की बात करें, क्लास एम्पायर ना एंड हो गया, ठीक है, लेकिन लेगेसी आज भी अलाइव है। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया था। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एक्सपेंशन, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, धम्मा इंटॉलरेंस की बात, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेशनल एम्बलम वहाँ से मिला हमें, अशोका चक्र हमें वहाँ से मिला। आज भी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ में अशोका की स्पिरिट दिखती है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। सो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कौन था? एग्रीकल्चर। फेमस मॉडर्न स्कल्पचर क्या थे? लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। ओल्डेस्ट रॉक कट केव कौन है? बराबर केव। नेशनल एम्बलम डिराइव कहाँ से हुआ है? तो लायन कैपिटल से। लास्ट मॉडर्न रूलर कौन थे? बृहद्रथ थे। फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा। एंड ऑफ मॉडर्न एम्पायर कब हुआ? तो अराउंड 185 BCE।
सो अगर हम कंक्लूड करें क्लास, तो मौर्यन एम्पायर हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर का। इन सब का कॉम्बिनेशन ही ग्रेट एम्पायर बनाता है। और अशोका का मैसेज आज भी रेलिवेंट है कि द कन्क्वेस्ट बाय धम्मा इज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट कन्क्वेस्ट। मौर्यस ना सिर्फ रूलर नहीं थे, दे वर द बिल्डर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड विजनरीज। और इसीलिए मौर्यन एम्पायर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट ट्रूली ग्रेट एम्पायर माना जाता है। तो मौर्यन एम्पायर चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यस के बाद सुंगा, कण्वा, इंडो ग्रीक, वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।